दोस्तों ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में परिवहन भूगोल के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारत में परिवहन भूगोल के विकास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से भारत में परिवहन भूगोल का विकास हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। परिवहन भूगोल क्या होता है इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी मनुष्य कहाँ और क्यों जाता है, इसका अध्ययन कौन करता है? भूगोल का, परिवहन भूगोल करता है। वो किन साधनों का प्रयोग करता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, इसका अध्ययन कौन करता है? परिवहन भूगोल करता है। और उस गतिविधि का समाज पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, इन सभी चीजों का अध्ययन कौन करता है? परिवहन भूगोल ही करता है। क्वेश्चन में आपको यह पूछा जा रहा है कि भारत में परिवहन भूगोल के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारत में परिवहन भूगोल का विकास किस प्रक्रिया से हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए इसके आंसर को हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि परिवहन भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो यातायात मार्गों, साधनों, नेटवर्क और उनके भौगोलिक वितरण एवं प्रभावों का अध्ययन करती है। परिवहन भूगोल क्या है? तो परिवहन भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो यातायात मार्गों का अध्ययन करता है, साधनों का अध्ययन करता है, नेटवर्क और उनके भौगोलिक वितरण एवं प्रभावों का अध्ययन करता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह मनुष्य और भौगोलिक स्थानों के बीच संपर्क एवं पारस्परिक निर्भरता की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। क्या कहा जा रहा है कि यह मनुष्य और भौगोलिक स्थानों की बीच संपर्क एवं पारस्परिक निर्भरता की वैज्ञानिक व्याख्या करता है कि मनुष्य और भौगोलिक स्थानों के बीच क्या संपर्क है और इसके बीच जो पारस्परिक निर्भरता है इसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है कौन? परिवहन भूगोल, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत में परिवहन भूगोल का विकास एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। भारत में जो परिवहन भूगोल का विकास है वो एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया रहा है जो प्रारंभिक व्यापारिक मार्गों से लेकर आज के उच्च तकनीकी बहुआयामी परिवहन तंत्र तक विस्तृत है, ठीक है। पहले लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाला है कि परिवहन भूगोल उसका विकास आज के समय में किस तरह से विकसित हुआ है, पहले के जमाने में कैसा था और आज ये कैसा बदल चुका है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस मेन पॉइंट को। कहा जा रहा है भारत में परिवहन भूगोल के विकास की प्रक्रिया। भारत में परिवहन भूगोल के विकास की प्रक्रिया, ठीक है। भारत में परिवहन प्रणाली का विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक 5 मुख्य चरणों में देखा जा सकता है। ये लाइन आप लिखेंगे, उसके बाद पांचों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 मुख्य चरणों में इसको देखा जा सकता है। पहला पॉइंट है प्राचीन काल, बिफोर 1200 एडी, ठीक है, बिफोर 1200 एडी। प्राकृतिक एवं व्यापारिक मार्गों का युग, जब प्राकृतिक और व्यापारिक मार्गों का युग चल रहा था। 1200 एडी का मतलब है कि 1200 ईस्वी से पहले का बात हो रहा है, 1200 ईस्वी से पहले का ये बात किया जा रहा है, ठीक है। उस टाइम परिवहन विकास किस प्रकार था, परिवहन भूगोल उस टाइम कैसा था? कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में परिवहन का आधार मुख्यतः प्राकृतिक मार्गों और पशु आधारित साधनों पर था। जो 1200 ईस्वी से पहले का बात हम लोग कर रहे हैं, उस टाइम जो प्राचीन भारत में परिवहन का आधार था वो मुख्यतः प्राकृतिक मार्ग था और पशु आधारित साधन था। मतलब जो प्राकृतिक मार्ग बने हुए थे जैसे कि नदी हो गया, घाटी हो गया, ठीक है, तटीय क्षेत्र हो गया, इन्हीं मार्गों पर आधारित था और पशु आधारित था। मतलब पशुओं को साधन के रूप में उपयोग किया जाता था, ठीक है। बैलगाड़ी हो गया, हाथी से खींचना, घोड़ों से ले जाना, ठीक है, रथ वगैरह, ये सारे क्या तो उस टाइम का साधन था। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि नदियां, घाटियां और तटीय क्षेत्रीय प्रमुख मार्ग थे। ये सब क्या तो प्रमुख मार्ग हुआ करते थे, नदियों के किनारे किनारे, घाटियों के किनारे किनारे और तटीय क्षेत्रीय प्रमुख मार्ग हुआ करते थे। 1200 ईस्वी से पहले का हम लोग बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ियों और नावों का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या तो बैलगाड़ियों और नावों का उपयोग होता था, थोड़ा सा विकसित हुआ। आगे मौर्य एवं गुप्त काल में व्यापार के विस्तार के साथ सड़कों का निर्माण हुआ। मौर्य और गुप्त काल का जब समय आया तो उस टाइम व्यापार के विस्तार के कारण क्या तो सड़कों का भी निर्माण शुरू हुआ था। जैसे कि उत्तरा पथ का निर्माण कराया गया पश्चिम से पूर्व तक, और दक्षिणा पथ का निर्माण कराया गया उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ठीक है। उसी तरह से अशोक ने अपने साम्राज्य में सड़कें, धर्मशालाएं और वृक्षारोपण कर यातायात को बढ़ावा दिया है। अशोक ने भी अपने साम्राज्य में क्या किया तो सड़कें बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई और वृक्षारोपण कर यातायात को बढ़ावा दिया था। लेकिन इस काल में जो 1200 ईस्वी से पहले का जो बात है, इस काल में परिवहन सीमित था, परंतु सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का आधार बना, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि इस काल में परिवहन सीमित था, परंतु सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का प्रारंभिक आधार ये बना था, ठीक है, मतलब शुरुआत हो चुका था। दूसरे चरण को हम लोग समझ लेते हैं, दूसरे भाग को हम लोग समझ लेते हैं मध्यकाल का, ठीक है। 1200 लेकर के 1757 ईस्वी तक सामरिक एवं प्रशासनिक परिवहन का काल, सामरिक और प्रशासनिक परिवहन का काल है ये। इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम परिवहन भूगोल कैसा था? मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने सड़कों और डाक व्यवस्थाओं का विकास किया। मध्यकाल में क्या है तो दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने सड़कों और डाक व्यवस्थाओं का व्यवस्था किया, ठीक है, विकास किया गया। अब सड़क बनना शुरू हो गया था। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बोलते हैं जीटी रोड, ठीक है,
ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली से बंगाल तक की सबसे प्रसिद्ध सड़क थी, जो आज भी भारत की प्रमुख धमनियों में से एक है, जो आज भी भारत की प्रमुख धमनियों में से एक है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था, जिसको बोलते हैं जीटी रोड, जो आप धनबाद में देख सकते हैं। ठीक है, NH2। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस काल में घोड़े, ऊंट, नावें और पालकी प्रमुख परिवहन साधन थे। इस टाइम भी घोड़ा का साधन था, ऊंट साधन थे, नाव साधन था और पालकी प्रमुख परिवहन साधन थे। ठीक है, कब? तो जब 1200 ईस्वी चल रहा था, 1200 से 1757 के बीच में। आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि मार्गों का विकास मुख्यतः प्रशासनिक नियंत्रण, सैनिक गतिशीलता और व्यापारिक कारणों से हुआ था। मार्गों का विकास मुख्यतः किस कारण से हुआ था? तो प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, सैनिक गतिशीलता के लिए और व्यापारिक कारणों से हुआ था। इस समय परिवहन भूगोल का स्वरूप अभी वैज्ञानिक नहीं था। इस समय भी परिवहन भूगोल का जो स्वरूप है वो वैज्ञानिक नहीं था, परंतु भू क्षेत्रीय संपर्कों का विस्तार हुआ था। परंतु जो भू संपर्कीय क्षेत्र है उसका परंतु जो भू क्षेत्रीय संपर्क है उसका विस्तार हो चुका था। मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार के लिए, ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, सेना गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए जा सकते थे। इस प्रकार का रोड तब तक बना दिया गया था। तीसरा जो चरण है औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल का चरण। ठीक है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ था 1757 से 1947, आधुनिक परिवहन नेटवर्क का आरंभ, यहां से आधुनिक परिवहन नेटवर्क का आरंभ होता है। ब्रिटिश शासन में भारत के परिवहन भूगोल की मजबूत नींव रखी। ब्रिटिश शासन में क्या हुआ? तो भारत में परिवहन भूगोल की मजबूत नींव रखी गई। रेलवे जो 1853 से पहले शुरू कराया गया था, पहली रेलगाड़ी 1853 में बॉम्बे से लेकर के ठाणे तक चली थी, बॉम्बे से लेकर के ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1757 से 1947 के बीच में हुआ था। आधुनिक परिवहन नेटवर्क का आरंभ हुआ था। औपनिवेशिक काल का हम लोग बात करें जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इससे देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ा और औद्योगिक व कृषि उत्पादों का वितरण संभव हुआ। इससे क्या तो देश के विभिन्न भागों में इससे क्या हो तो देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ा और औद्योगिक व कृषि उत्पादों का वितरण भी संभव हो सका। जिस तरह से ट्रेन बनाए गए, रोड बनाया गया, ठीक है, इसके कारण क्या तो विभिन्न भागों से संपर्क बन सका, औद्योगिक व कृषि उत्पादों का विस्तार हो सका। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सड़क व्यवस्था, ब्रिटिश सरकार ने व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रमुख सड़कों का विस्तार किया। ब्रिटिश सरकार ने व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रमुख सड़कों का विस्तार किया, क्योंकि वो यहाँ पर लूटने के लिए आए थे। तो परिवहन के विस्तार इसलिए किए गए थे, परिवहन का विस्तार इसलिए किया गया था ताकि एक जो सामान लूटा जाए उसको आराम से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, और व्यापार को अच्छे से सुगमता से चलाया जा सके। ब्रिटिश सरकार ने व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रमुख सड़कों का विस्तार किया है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जल परिवहन, बंदरगाहों का विकास मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में हुआ। बंदरगाहों का विकास हुआ। अब थोड़ा सा क्या है तो विकसित होने लगा। डाक एवं तार व्यवस्था, सूचनाओं के आदान प्रदान में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। डाक और तार व्यवस्था भी शुरू किया गया था। कब? तो इसी औपनिवेशिक काल के दौर में। यद्यपि इस काल का परिवहन तंत्र औपनिवेशिक हितों के लिए विकसित हुआ। क्या कहा जा रहा है कि यद्यपि इस काल का परिवहन तंत्र औपनिवेशिक हितों के लिए विकसित हुआ, फिर भी इसने भारत में परिवहन भूगोल के अध्ययन की नींव डाली। औपनिवेशिक हितों का मतलब यह है कि उसने अपने फायदे के लिए किया था, हमारे कब्जे के लिए किया था, लेकिन फिर भी भारत में इसने क्या किया तो परिवहन भूगोल का एक अध्ययन की नींव रखी थी। अंग्रेज हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं किए, वो अपने फायदे के लिए सारा कुछ यहाँ पर छोड़ के गए हैं। ट्रेन को वो ले नहीं जा सकते थे, जिसके कारण ट्रेन यहीं पर रह गया। ठीक है, सड़कों को उखाड़ के नहीं जा सकते थे, जिसके कारण सड़क यहाँ पर रह गया। हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया, अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने उपनिवेश को बढ़ाने के लिए उसने सारा कुछ किया था। चौथा जो चरण है इसका वह स्वतंत्रता उपरांत काल। जब स्वतंत्र हो गया हमारा देश, उसके बाद परिवहन भूगोल किस प्रकार से विकसित हुआ उसके बारे में कहा जा रहा है। 1947 से 1991 ईस्वी तक योजनाबद्ध परिवहन विकास, योजनाबद्ध परिवहन विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के लिए परिवहन पर विशेष ध्यान दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के लिए परिवहन पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि अब वो स्वतंत्र हो गया था। भारत जो स्वतंत्र देश था, तो अपने विकास के लिए, परिवहन के लिए, क्या तो अपने क्षेत्रीय विकास के लिए परिवहन पर इसने विशेष ध्यान दिया था। कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से ही सड़कों, रेलों और हवाई सेवाओं का विस्तार आरंभ हुआ। जब पहला पंचवर्षीय योजना आया था उस समय से सड़कों का विस्तार शुरू हो गया, रेलों का, हवाई यात्राओं का, हवाई सेवाओं का विस्तार शुरू हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों प्राधिकरण NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना और राजमार्ग नेटवर्क का विकास हुआ। हाईवे बनने शुरू हुए। ठीक है, नए नए ये जो प्राधिकरण है
ये जो अथॉरिटी है ये जब बनाया गया तो इसके अनुसार कई सारे रोड को बनाया गया, कई सारे राजमार्गों को बनाया गया। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में और नई रेल लाइनों का निर्माण बढ़ा। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ जब देश आजाद हो गया उसके बाद, और नई नई रेल लाइनें भी बनाई गई। नई नदी जल परिवहन जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया को पुनर्जीवित किया गया। जो बंद हो गया था उसको फिर से चलाया गया। ठीक है। हवाई परिवहन में भारतीय विमान सेवा का विस्तार हुआ। जो एयर इंडिया है या फिर जो इंडियन एयरलाइंस है उसका विस्तार हुआ। ठीक है। कहां पर? तो हवाई परिवहन में। इस काल में भूगोलवेत्ताओं ने भी परिवहन घनत्व, नेटवर्क विश्लेषण, नोडल कनेक्टिविटी, आइसोक्रोन मानचित्र आदि पर अध्ययन आरंभ किया, जिससे परिवहन भूगोल एक स्वतंत्र उपशाखा के रूप में विकसित हुआ। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध शुरू किया, इसके बारे में बताना शुरू किया, इसके बारे में पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, पढ़ना शुरू किया। तो क्या? तो ये परिवहन भूगोल है वो एक उपशाखा के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, भूगोल का एक स्वतंत्र उपशाखा के रूप में ये विकसित हुआ था। तो अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे इसको विषय के रूप में। आज का जो युग है उदारीकरण और समकालीन काल। आज का जो युग है, ठीक है, 1991 से आज के तक, वर्तमान तक, तकनीकी और वैश्वीकरण का युग। इस समय परिवहन का विकास कितना हुआ? तो 1991 के बाद भारत में परिवहन भूगोल ने तेज और बहुआयामी विकास किया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के अंतर्गत गोल्डन क्वाड्रिलेटर है और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाए गए। ठीक है, कॉरिडोर बनाए गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाए गए, जो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, इस तरह से जो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बनाया गया, मतलब भारत से दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूर्व तक, इस तरह से बनाया गया है। तो इसके बाद ही बनाया गया। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन परियोजना, 4 लेन और 6 लेन राजमार्ग का निर्माण हुआ। ठीक है, एक्सप्रेसवे बनाया गया, मेट्रो रेल बनाया गया, बुलेट ट्रेन की परियोजना लाई गई, 4 लेन बनाया गया, 6 लेन बनाया गया, ये सारे क्या? तो नेशनल हाईवे बनाए गए। हवाई नेटवर्क का विस्तार हुआ। क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, ये सारे जब आया तो आधुनिकीकरण हुआ इसका। डिजिटल परिवहन भूगोल, GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग तकनीक से परिवहन मार्गों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? तो आज के युग में सारा काम हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि सागरमाला और भारतमाला परियोजनाएं बंदरगाह और सड़कों के माध्यम से देश को विश्व से जोड़ने की दिशा में प्रयास करता है। ठीक है, जो सागरमाला है और जो भारतमाला परियोजना है, बंदरगाह और सड़कों के माध्यम से देश को विश्व से जोड़ने की दिशा में प्रयास है। फिर कहा जा रहा है कि इस प्रकार आज भारत में परिवहन भूगोल का अध्ययन केवल मार्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और क्षेत्रीय संतुलन से भी जुड़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से 5 चरणों में इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत में परिवहन भूगोल का विस्तार किस तरह से हुआ है। हम लोग थोड़ा सा भारत में परिवहन भूगोल के विकास के प्रभाव को समझ लेते हैं। क्या प्रभाव पड़ा था भारत में परिवहन भूगोल के विकास का? कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय एकता और संपर्क में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि विकास को प्रोत्साहन मिला, शहरीकरण और क्षेत्रीय नियोजन का विस्तार हुआ। ठीक है, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। ये सारी चीजें क्या है? तो सब इसका महत्व, फायदा है, प्रभाव है। भौगोलिक असंतुलन को घटाने में सहायता मिला। मतलब ये कि जहां पर सड़क, अगर मान लीजिए पहाड़ी वाला इलाका है तो वहां पर सड़क नहीं जा पा रहा था, लेकिन अगर वहां पर हवाई जहाज का निर्माण हो गया है, अब हवाई सेवा वहां पर शुरू हो गया, तो आराम से अब भौगोलिक असंतुलन को घटाने में सहायता मिला है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में परिवहन भूगोल का विकास एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया रही है। यह प्राचीन मार्गों से लेकर आधुनिक तकनीकी नेटवर्क तक का सफर है। ठीक है, तो इस तरह से निष्कर्ष को आप लिख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि परिवहन भूगोल ने न केवल मानव पर्यावरण संबंध को मजबूत किया, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन का भी आधार बन गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। मात्र 29 रुपए में आप लोग चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। 29 रुपए पर महीने में, 1 रुपए से भी आपका कम लग रहा है रोज का, तो आप लोग चैनल का मेंबरशिप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। वहीं पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का सीक्वेंस में क्लास कराया जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि प्लेलिस्ट हम बना दिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और जाकर के शुरू कीजिए तैयारी आप लोग प्लेलिस्ट से, और प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस रहता है वो हम वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।